जय हिंद बच्चों। बच्चों, विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आप किस प्रकार हैं? आप अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं ना? हमारे जो होमवर्क है उसे आप पूरा कर रहे हैं ना? अगर होमवर्क अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं और मेरी कहे अनुसार जो टॉपिक हम दे रहे हैं उसे आप अच्छी तरह से फेयर कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें कमेंट कीजिए कि हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सबके वैलेंसी को याद कर लिया है, परमाणु संख्या और परमाणु के सिंबल को भी याद कर लिया है, तब मुझे खुशी मिलेगी। तो चलिए, अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो कुछ कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। आइए, कंफ्यूजन क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखे ही थे कि संकेत है, परमाणु संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो विन्यास है उसका है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं है, संयोजकता है, आयन है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये प्लस हम क्यों लेते हैं? आखिर लिथियम पे प्लस क्यों लिया और इस पर 2 प्लस क्यों लिया? बेरिलियम पे, कार्बन पे 4 प्लस क्यों लिया? ऑक्सीजन पे 2 माइनस क्यों लिया? आखिर इसकी क्या जरूरत है? इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। अगर दूर करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ अंतिम तक, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी। और आप देखेंगे कि OH कभी लिखते हैं तो माइनस क्यों लिखते हैं? आखिर Cl पे माइनस क्यों लिखते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं? तो आयन के रूप में जो भी माइनस या प्लस लिखते हैं उसकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लेकिन पिछला वीडियो में जो हमने दिया उसको आप देख लीजिए कि आप कैसे नोमेनक्लेचर करते थे, नामकरण यौगिक का कैसे करते थे तत्व की सहायता से। तो आप यहाँ क्या कर रहे थे, ए और बी ले लेते थे, तत्व वैलेंसी ले लेते थे और तब उसे वैलेंसी को एक दूसरे पर डाल करके उसका यौगिक निकाल देते थे। वही काम हुआ था, Na पर प्लस था, Cl पे माइनस था और ये NaCl बन गया था, नमक बन गया। उसी तरह मेथेन बना, क्योंकि कार्बन का 4 था। देखिए कार्बन यहाँ है, कार्बन की वैलेंसी 4 थी और हाइड्रोजन की 1 थी, इस प्रकार से। और सबसे पहले जो हम लोग लिख रहे थे वो जो दान देने वाला होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, किसी दूसरे को देकर के इलेक्ट्रॉन का साझा करता है यौगिक बनाने के क्रम में, उसको ही सबसे पहले लिखते थे। अर्थात जिसका जिसका प्लस था उसी को पहले लिखे। Mg प्लस प्लस था, नाइट्रोजन में प्लस था, कैल्शियम में प्लस था, इसीलिए पहले लिख करके हमने इन सबों का जो वीडियो है इसका वीडियो पहले डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन कहाँ होता है? सब्सक्राइब जहां लिखा हुआ है लाल बटन, उसके ऊपर में थोड़ा सा त्रिभुज जैसा एक आकृति होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन आएगा, जहां पे आप इस वीडियो को, जो पिछला वीडियो है उसे क्लिक करेंगे, उसका लिंक हमने डाल दिया है, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं कि सोडियम पे प्लस क्यों लिखते हैं। तो आइए, Na लिखिए। Na परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLm, K में 2 जाएगा, L में 8 और M में 1, अर्थात इसका चित्र बना दीजिए। जब न्यूट्रल है तब चित्र बनाइए। ये न्यूट्रल का KLm 281, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये K हुआ, L M ये हुआ। अब आइए, क्योंकि इसे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए किसी के साथ रिलेशन बनाना होगा, संबंध बनाना होगा यौगिक बनाने के लिए। जैसे क्लोरीन के साथ इसका प्लस है, क्लोरीन का माइनस है, तो क्लोरीन के साथ बनाना होगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात साझा करता है 1 इलेक्ट्रॉन का साझा। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जब खत्म हुआ तो M सेल भी खत्म हुआ, M सेल, M अब नहीं रहेगा, अर्थात नया क्या हुआ, Na का नया रूप देखिए, Na। यहाँ पे जरा सा गौर कीजिए कि जितनी प्रोटॉन होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है। आप जानते हैं कि यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन P बराबर +11 है, E इक्वल टू -11 है और N इक्वल टू 12 होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्लस या माइनस में नहीं होता है। तो छोड़ दीजिए, N जो है वो बढ़ता घटता भी है, उसके बारे में चर्चा नहीं कीजिए, लेकिन आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कीजिए। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों सेम है, इसीलिए +11 और -11 दोनों कट के कितना दिया, 0, अर्थात यहाँ कोई चार्ज भी आपको नहीं मिलेगा। जब ये न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है, जब तक ये चार्ज के रूप में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, तब तक ये न्यूट्रल होता है। आइए दूसरा देखते हैं जरा।
यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में, अर्थात के और एल में ही यहाँ पे रहा, एम खत्म हो गया, और एम जब खत्म हुआ तो के में और एल में गया 2 8। इसका मतलब है कि यहाँ लिखिए जरा प्रोटॉन, प्रोटॉन तो प्लस 11 रहा है बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस 11, चूंकि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा तो वो बाह्यतम कक्षा में ही जाएगा, न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स है, उसको कोई नहीं निकाल सकता है, ना तो अंदर जा सकता है। जो भी क्रियाकलाप होगी यौगिक बनाने में वो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के साथ ही होगा, न कि अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ कुछ नहीं होगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जब घट गई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो यहाँ बच गया 10 माइनस में। इसका मतलब है न्यूट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जरा सा गौर कीजिए, 11 माइनस 10 तो कितना होगा, आप इसे घटाव करेंगे, इसका मतलब +1 लिखेंगे, इसीलिए हम लोग इस पर प्लस डालते हैं। क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन का लीजिए तो क्लोरीन का 17 होता है। इसका मतलब है कि P = +17 और E = -17। आइए जरा सा इसका खाका तैयार कीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें आ गया आपका 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत पड़ेगी, अर्थात साझा करने के लिए इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तब हो जाएगा KLm, अर्थात 2 8 8 हो जाएगा। अभी कितना है, 7 है। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तब क्या हो गया, ई माइनस बढ़ गया, माइनस यहाँ बढ़ा है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो गया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरा हो गया। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यहाँ गौर कीजिए, प्रोटॉन कितना था, प्रोटॉन = +17, इलेक्ट्रॉन = -18 हो गया बच्चों। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तभी बाह्यतम कक्षा में क्या हो गया, KLm में 2 8 8 पूरा हो गया। यहाँ पे कितना था, यहाँ 7 था। इसका मतलब कैलकुलेशन कीजिए, +17 - 18 तो घट के कितना होगा, -1 होगा। इसीलिए क्लोरीन पर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीन पर माइनस दे देंगे, अर्थात माइनस देने का यही मतलब है, जिसमें 3 माइनस है या 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसी में 3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, दूसरे के साथ साझा किया है यौगिक बनाने के लिए। अब तो कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आइए पहला सवाल, रासायनिक बंधन क्या है, रासायनिक बंधन क्या है, केमिकल बॉन्ड। आइए देखते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करके या ग्रहण करके जो नए यौगिक का निर्माण करता है उसे ही रासायनिक बंधन कहते हैं, उसी सिस्टम को रासायनिक बंधन कहते हैं। कितने प्रकार का है, आइए बंधन 4 प्रकार का है, एकल बंधन, मोनोवेलेंट बॉन्ड, डाइवेलेंट बॉन्ड, ट्राइवेलेंट बॉन्ड, टेट्रावेलेंट बॉन्ड, 4 प्रकार का है। उसका कुछ उदाहरण ले लीजिए, H2 तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आप लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका के ही सेल में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दीजिए, एक दूसरे ढंग से दीजिए। अब देखिए इसे चाहिए हीलियम बॉन्ड प्राप्त करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन इसकी जरूरत है इसे, तो चलिए 1 इलेक्ट्रॉन इसे ले लिया साझा के रूप में, और अब ये हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी इससे ले लिया, अर्थात हो गया इस प्रकार से। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए बिंदु संरचना बना दिए। अब क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काम करता है, बहुत गति से दोनों के जो कक्षाएं है, के सेल है, दोनों के सेल के चारों तरफ घूमते हैं, इसीलिए ये दोनों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए यदि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो उसके एक बॉन्ड से सूचित करते हैं, इसीलिए एक बंधन इसको कहते हैं, एकल बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार सूचित करेंगे, इसी को कहते हैं H2। हाइड्रोजन यहाँ अस्थायी हो गया, यही हाइड्रोजन हमारे वायु में भी है, जो हम लोग नाक के द्वारा अपने लंग्स तक ले जाते हैं, लेकिन लंग्स में ऑक्सीजन को उठा करके ब्लड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना करके हार्ट में ले जाता है, और हार्ट से सारे सेल में उसे सप्लाई कर देता है, जो हम लोग जानते हैं।
आइए दूसरा लेते हैं क्लोरीन का। तो Cl लीजिए, चूंकि क्लोरीन के बायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, याद कीजिए M में 7 इलेक्ट्रॉन था, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन इसको बना दीजिए, 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसका भी बनाइए, 2 4 6 1 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे साझा कर देता है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका साझा कर देता है, अर्थात क्लोरीन बना लेता है 2 4 2 6 1 7। इधर से आया क्लोरीन का 2 4 6 1 7। अब ये दोनों के लिए ये 8 बन गया, इसके लिए भी 8 बना और इसके लिए भी 8 बना, दोनों को कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसीलिए Cl सिंगल बॉन्ड लिखते हैं, अतः ये Cl2 हो गया। उसी तरह कार्बन का बनाइए। कार्बन से चूंकि 4 है, 4 वैध कक्षा में होता है और ऑक्सीजन होता है 6, तो 6 बना दीजिए। यहां भी ऑक्सीजन 6 बनाइए। अब क्या है कि 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, ये भी 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। अब इसे 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी, 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी, अर्थात ये बना लिया है, देख लीजिए कार्बन ऐसे बना लिया ये, हाँ, अर्थात इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन, सबों का 8 इलेक्ट्रॉन वैतम कक्षा में पूरा हो गया, इसीलिए अस्थायी हो गया। इसीलिए इसको कैसे बनाते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अर्थात CO2 इसी तरह बनाते हैं। फिर आइए इसका कार्बन का आप बनाइएगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर दीजिए, और ये कार्बन का फिर है, इसका भी दीजिए, और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन का सिंगल दे दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन को डबल जरूरत है, इसीलिए ये इसके साथ ले लेते हैं। और ये 3 1 4 और 1 5 होगा, और 3 ये 8, इसका मतलब ये पूरे उठा के लेगा, इसका भी साझाई करेगा, ये इसका भी साझा करेगा, ऐसे देखिए, हाँ, इसीलिए हो गया हाइड्रोजन कार्बन, और ये पूरा हो गया इस तरह हुआ, जिसमें कि क्या देख रहे हैं आप, 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसीलिए हाइड्रोजन सिंगल, ट्रिपल, कार्बन ये बनेगा, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ। इस प्रकार से ये जो ऐसो रिलेशन बनाता है, इसीलिए C2H2 इसको। लेकिन बच्चों ये रिलेशन बना करके H2O2 Cl2, ये देखिए H2CO2 बना करके ये अस्थाई हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि यौगिक बनता भी नहीं है, फिर भी अस्थाई होने का प्रयास करता है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ जाती है और मजबूरी भी होती है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहे, यदि 2 हाइड्रोजन रहे तब तो ये जल बना लेगा, H2O बना लेगा, लेकिन अगर एक ही हाइड्रोजन रहे तब क्या करेगा, तब भी यह अस्थाई होने का प्रयास करता है, चाहे जो परिस्थिति हो। ये देखते हैं कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 6 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 वैतम कक्षा में 2 8 होता है ना ऑक्सीजन का, इसलिए 2 6 होगा, 6 है। हाइड्रोजन के पास 1 है, तो हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के अस्थायी हो गया, लेकिन ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका लिया, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ही, ज्यादा है भी नहीं, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो लेकिन ये अस्थायी नहीं हुआ, परेशानी में है। तो क्या करता है, आप जानते हैं कि आप बाल को झाड़ते हैं, कंघा में भी इलेक्ट्रॉन होता है, कागज को फाड़ते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है, लाठी से कोई ऊनी कपड़े को पीटते हैं वहां भी इलेक्ट्रॉन है, आप चादर ओढ़ते वक्त चादर चढ़ाता है वहां भी इलेक्ट्रॉन का स्पार्क हो रहा है, बिजली की तार है वहां भी इलेक्ट्रॉन का स्पार्क हो रहा है, पत्थर है घिस रहे हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन का स्पार्क हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सभी जगह है, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, क्योंकि वैतम कक्षा की बात है, हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो ही लिया, इसके ऊपर क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड तो हुआ, लेकिन एक माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसीलिए क्या करता है कि OH पर माइनस लिखता है। इसीलिए आप देखिएगा, ये हाइड्रोक्सिल मूलक कहते हैं, इसे कहते क्या है, मूलक, रेडिकल इसे कहते हैं, और रेडिकल प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है। ये अस्थाई है, लेकिन ये अस्थाई कब तक है, जब तक एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन को त्याग करके हाइड्रोजन के साथ वो
साझा कर लेगा। इस प्रकार से ये अस्थायी बनने की प्रक्रिया को चुनते रहता है, लेकिन जब तक नहीं मिल पाता है तब तक ये इसी रूप में रहता है। और सिर्फ यही नहीं है, आप आइए और रेडिकल्स को आप दिखाते हैं आपको। तो मूलक परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिसकी एक संयोजकता होती है। मूलक और यौगिक में अंतर है, क्योंकि यहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यौगिक में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, लेकिन यौगिक बनने के बाद उसका कोई संयोजकता नहीं होगी, लेकिन मूलक में संयोजकता होगी। देखिए इसकी संयोजकता एक है, एक जितनी माइनस और प्लस देख रहे हैं उतनी संयोजकता इसकी है, और ये सब एकल बंधन है, संयोजकता होती है, और जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखते हुए अपरिवर्तित रहता है। OH है तो OH कभी बदलेगा नहीं, लेकिन जब इसके साथ रिएक्शन करने वाला कोई आएगा तब ये जल बना लेगा, हाइड्रोजन आएगा तो ये जल बना के चला जाएगा, वही है मूलक कहलाता है। आइए, तो मूलक और यौगिक में अंतर यही है कि मूलक में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यौगिक में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, दोनों में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, आदान प्रदान होता है, लेकिन अंतर यही है कि मूलक में संयोजकता होती है लेकिन यौगिक में कोई संयोजकता नहीं होती है, यही दोनों में अंतर है। आइए देखते हैं, इससे सूत्र बनाते हैं। यहाँ जिस तरह सूत्र पहले बना रहे थे वही आज भी करेंगे। तो चलिए आप लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन और इसके बीच में बना लेते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में। तो हाइड्रोजन आप जानते हैं, फिर यहाँ जो दान देने वाला है वही ऊपर रहेगा, जो लेने वाला है वो नीचे रहेगा। तो चलिए हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन आयन ले लिए, और ये ले लीजिए आप HCO3 माइनस, इसकी संयोजकता एक, इसकी संयोजकता एक। देखिए क्या हो रही है, यहाँ हो रहा है कि HCO3 अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि H2 आ गया, यहाँ भी 1 और इसमें भी 1, लेकिन चेंज होकर के HCO3, इसीलिए दो बार हम लिखते नहीं हैं, इसीलिए इसको कर दीजिए H2CO3, और तब क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए दूसरा किसी कोई देखना चाहते हैं, देख लीजिए, देखिए चलिए आइए ये वाला देख लेते हैं। हाइड्रोजन के साथ HSO4 माइनस का ले लेते हैं, यहाँ भी एक, इसका भी एक, दोनों की स्थिति वही होगी HSO4, इसीलिए आप लिखिएगा H2SO4, चूंकि यहाँ भी था और यहाँ भी 1 था, कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए HSO4 हो गया, और तब हो गया हाइड्रोजन सल्फेट। तो लिख दीजिए हाइड्रोजन सल्फेट। निश्चित रूप से बच्चों, अगर आप इसे थोड़ा भी दिमाग में ले लेते हैं, याद कर लेते हैं, जो हम टॉपिक दे रहे हैं उसे आप रफ फेयर कॉपी में उतारते रहते हैं और याद करते रहते हैं, तो आप एक विद्वान बन सकते हैं केमिस्ट्री में। आइए कुछ और मूलक देख लेते हैं। एकल बंधन ये सब था एक बंध का, अब द्विबंधन भी देख लेते हैं। आइए बच्चों द्विबंधक देख लीजिए, सल्फेट SO4 माइनस माइनस, सल्फाइड SO3 माइनस माइनस, कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस, द्विबंधक, ये द्विबंधक है, और फॉस्फेट PO4 माइनस माइनस माइनस। अर्थात इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतना मूलक है जो अस्थायी है लेकिन संयोजकता है, दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए हमेशा एक्टिव है, तत्पर रहता है। तो चलिए मान लीजिए सोडियम बहुत एक्टिव होता है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उसके साथ अभिक्रिया अक्सर कर लेता है, तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करने का ये, इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका 1 और SO4 का देख लीजिए 2 है, तो 2 है, तो इसे आप जिस तरह पहले बना रहे थे उसी तरह बनाइए, क्या हो जाएगा Na2SO4, और तब क्या हुआ सोडियम सल्फेट, इसका नाम हुआ सोडियम सल्फेट। आइए दूसरा लिखते हैं NaSO3 का, इसका 1 इसका 2, फिर वही गति होगा, अर्थात Na2SO3, तो ये हो गया सोडियम, ये सल्फेट था लेकिन 3 रहे तो सल्फाइड होगा, सोडियम सल्फाइड। आइए जरा इसका देख लीजिए, कैल्शियम का इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, चलिए तो हो गया Ca2CO3 होल 2, तो दोनों में 2 है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट।
बच्चों एक महत्वपूर्ण बात, किसी किसी की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। आप देखेंगे जैसे कॉपर, ये लोहा और सोना, ये तीनों की संयोजकता कभी कभी बदलती रहती है। ये लाल में 1 और काले में 2, लाल ऑक्साइड अगर होगा क्यूप्रस का तो 1 होगा और काले होगा तो 2 होगा। उसी तरह ये फेरस का भी वही स्थिति है और ये सोना का भी वही स्थिति है। तो यदि कम संयोजकता वाले से यौगिक बनता है तो उसके अंत में अस लिख देना चाहिए, OUS इंग्लिश में या तो अस। और यदि बड़े संयोजकता वाले से यौगिक बनती है तो उसमें लिखना चाहिए ईग। जैसे मान लीजिए